जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नून लीग की क़यादत अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा इल्जामात लगाती थी तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पीटीआई की हुकूमत थी उस पे मालम जब्बा के हवाले से इल्जामात लगाए जाते थे। बिलियन ट्री सुनामी में कहा जाता था कि करप्शन हुई है, बीआरटी में करप्शन हुई है, और ये सारे इल्जामात उस दौर के लगते थे जिस दौर में परवेज खटक साहब वहां पे वजीर आला थे। अब वही परवेज खटक साहब जो है इस वक्त नून लीग की काबीना के अंदर शामिल हो गए। सिर्फ यहां तक मामला नहीं था, इख्तियार वली साहब जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था नौशहरा से, आपको याद होगा, वहां से वो इलेक्शन जीते भी थे और दरीना नून लीग के वो रहनुमा है, कारकुन है, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट भी किया था कि परवेज खटक 9 मई का एक बहुत बड़ा किरदार है और मेट्रो, बिलियन ट्री, मालन जब्बा, राजी स्कैंडल जैसे दर्जनों स्कैंडल्स और खरबों की करप्शन का मरकजी किरदार है, किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं। ये उन्होंने ट्वीट की थी परवेज खटक साहब के हवाले से। किसने? जनाब इख्तियार वली साहब ने, नून लीग के रहनुमा ने। अब वही इख्तियार वली साहब वहां पे हैं, अब पता नहीं उनको काबीना में शामिल किया गया है या नहीं किया गया, लेकिन परवेज खटक साहब को नून लीग ने ही काबीना के अंदर शामिल कर लिया। तो एक चीज तो बिल्कुल वाजे हो गई है कि जो परवेज खटक के ऊपर ये 9 मई के हवाले से इल्जाम लगा रहे थे इख्तियार वली साहब और नून लीग की सारी क्यादत और इनके सारे हमायती, बार बार बीआरटी की बात करते हैं, मालम जब्बा राजी स्कैंडल की बात करते हैं, बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन की बात करते हैं। तो भाई अगर ये सारे मसाइल थे तो फिर आपने परवेज खटक साहब को अपने साथ क्यों शामिल कर लिया, उनको क्यों काबीना में शामिल जो है वो कर लिया। लेकिन उसी परवेज खटक को उस हल्के के अंदर जब वो सीट खाली हुई थी, आपको याद है, पीपी के हल्के के ऊपर प्रोविंशियल असेंबली का हल्का था और वहां से इख्तियार वली साहब जीते थे। उस इख्तियार वली को जनाब नून लीग ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। और इख्तियार वली वही हैं जिनकी नईम हैदर पंजोता साहब के साथ लड़ाई हुई थी, आपको याद होगा पिछले दिनों। उसके बाद खान साहब तक भी रिपोर्ट पहुंची थी और खान साहब ने पूछा था नईम हैदर पंजोता से कि भाई किसको तुमने थप्पड़ मारे, क्या हुआ है। पर एनीवे इख्तियार वली साहब जो है उनको अगेन काबीना में शामिल नहीं किया गया और परवेज खटक साहब को भी शामिल कर लिया गया है, खिची साहब को भी शामिल कर लिया गया है, गालिबन वो मुबारक जेब के जो भाई हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन इख्तियार वली को शामिल नहीं किया गया। और उसके ऊपर इख्तियार वली ने जनाब एक ट्वीट की है, कल उन्होंने रात को 10 बजे के करीब एक दुख भरी ट्वीट की और उन्होंने कहा, और हाँ शरीको, तुम्हें मैं असेंबली में और असेंबली से बाहर मालम जब्बा, बीआरटी और बिलियन ट्री पर बहुत सताया और रुलाया है। आज के बाद ये दाग समझ लो कि धुल गए हैं। अब वो ये खुद कह रहे हैं कि ये दाग धुल गए हैं, तो भाई इसका मतलब है कि वो बाकी सारा सियासी बयानिया था। एनीवे वो दुखी हैं अभी। आगे वो लिखते हैं कि अपनी लंबी लंबी तकरीरें वापस पी नहीं सकता वरना शायद पी लेता। उन्होंने कहा कि जो इल्जामात मैंने लगाए थे परवेज खटक पे, ये नून लीग का जनाब सीनियर बंदा है, ये वो बंदा है जो गालिबन 1990 से कहीं से नून लीग में है, ये इख्तियार वली साहब, और जेल भी गए, मियां साहब के पीछे खड़े रहे। अच्छा एक और बड़े मजे की आपको बात बताऊं, एक दफा हुआ इस तरह कि जब काफ लीग बन गई तो नून लीग के एक बंदे जो है वो काफ लीग के अंदर चले गए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो आए इख्तियार वली के पास और उन्होंने इख्तियार वली को कहा कि भाई ये काफ लीग बन गई है, मियां साहब तो डील डूल करके निकल गए और आप किधर खड़े हुए हो, तुम आ जाओ मेरे साथ और हुकूमत में तुम्हारा भी कोई बंदोबस्त करवाते हैं। तो आगे से इख्तियार वली ने कहा नहीं जी नहीं, मैं तो नवाज शरीफ का नजरियाती कारकुन हूं। उसने कहा जब नवाज शरीफ वापस आएगा ना, मैं तुम्हारे से पहले नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूंगा, ओहदा भी मेरे पास होगा और तुम कहीं नजर भी नहीं आओगे। तुम किधर नवाज शरीफ के अंदर नजरियात ढूंढ रहे हो, उधर ये बात कोई नहीं है। तो हुआ इसी तरह के जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो बंदा दोबारा वजीर बन गया, दोबारा उनकी जमात में शामिल हो गया, बल्कि अभी दोबारा वो बंदा वजीर है और इख्तियार वली को उन्होंने घास भी नहीं डाली। और अब इख्तियार वली बेचारा जो है वो कभी गमगीन ट्वीट्स करते हैं और कभी कह रहे हैं कि मैं अपनी तकारीर वापस जो है पी तो नहीं सकता, अगर वापस ले लेता हूं, पर मैं अगर पी सकता होता तो उनको वापस पी भी लेता। आगे उन्होंने लिखा कि मैं परवेज खटक को कौमी मुजरिम समझता था, इसलिए कहता रहता था। भाई आप कौमी मुजरिम समझते थे, आपकी क्यादत जो है उनके, वो तो कौमी मुजरिम नहीं समझती, उन्होंने तो उनको शामिल कर लिया काबीना में, लेकिन आपको शामिल नहीं किया। इख्तियार वली साहब की लड़ाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद जनाब इख्तियार वली साहब को वहां पे नहीं शामिल किया गया काबीना के अंदर। अच्छा अब ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये कलमिया है हमारी सियासत का। हमारी सियासत के अंदर जो लोग साथ खड़े रहते हैं, जो आपका साथ देते हैं, जो नजरियाती होते हैं, उनके बारे में होता है कि भाई ये तो हमारे साथ ही है,
इसने किधर जाना है, इसको छोड़ो, बाहर से जो आगे पीछे आ रहे हैं उनको अकोमोडेट करो। और ये अक्सर जमातों के अंदर ऐसा होता है और ये हमने अपनी सियासत के अंदर देखा है। अच्छा, जमातों के अंदर जो लोग कुर्बानियां देते हैं और उनके साथ क्या होता है, उसके हवाले से एक और खबर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सामने डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि पीटीआई ने अपने जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जो लोग उनके यहाँ सेक्रेटरीट में डिफरेंट जगहों में काम करते हैं, वो पेड एम्प्लॉयज हैं, उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 50% जो है कमी कर दी है। और पहले भी तनख्वाहें डिले हो रही थी, अब 50% कमी कर दी गई है। और डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब पीटीआई हैज इन्फॉर्म्ड इट्स स्टाफ दैट दे विल हैव टू फेस ए 50% कट इन देयर सैलरीज ड्यू टू, आगे जो उन्होंने बताया कि जी फाइनेंशियल क्रंच है और वो हालात ठीक नहीं है, माली हालात ठीक नहीं है। जो स्टाफ है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा ना करें। अब मसला ये है कि ये पीटीआई का वो स्टाफ है जिनमें से अक्सर शायद उनका उस तरह सियासत से ताल्लुक नहीं, लेकिन वो उस तरह की एक्टिविटीज हैं, मीडिया से एंगेजमेंट करवाना, लोगों की अपॉइंटमेंट्स बनाना, कहीं पे जलसे का इंतजाम करवाना, ये सारे वो लोग हैं। और ये वो लोग हैं कि इन्होंने उस तरह सियासत में किरदार अदा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इनकी गिरफ्तारियां हुई, इनके घरों पे छापे मारे गए, इन्होंने मुश्किल हालात देखे। तो अब पीटीआई जो कह रही है, और ये ज्यादातर इनमें से वो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें 50,000 से 2 लाख तक है, तो इनकी तनख्वाहों में कमियां की जा रही हैं पीटीआई की जानिब से। तो पीटीआई को खुद भी देखने की जरूरत है। दूसरी जानिब जो इनके एमएनएज हैं सारे, उनकी तनख्वाहों में तो हुकूमत ने इजाफा कर दिया। तो पीटीआई जहां पे दीगर फंडिंग वगैरह करती है, जो पेड एम्प्लॉयज हैं, जो इनके प्रोफेशनल एम्प्लॉयज हैं, जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते लेकिन जबरदस्त इनको प्रोफेशनल जो है वो सपोर्ट फराम करते हैं, उसमें एक, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे नाम है, फिर वो होगा कि शायद मैं किसी का नाम मिस कर जाऊं, लेकिन यहाँ पे इनके लोग जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते थे उनको उठाया गया, जो इंटरव्यूज अरेंज करते थे उनके घरों पे छापे पड़े, तो वो सब लोगों ने मुश्किलात वहां पे बर्दाश्त की। और उसका सिला ये मिल रहा है कि पीटीआई वाले अब ये कह रहे हैं कि जी 50% उनकी तनख्वाहें कम की जा रही हैं। भाई, जो हुकूमत ने 200% आपके एमएनएज की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, अब एमएनएज जो है वो कोई फंड बना दें, वहां पे तनख्वाहें डाल दें, ये कितने एम्प्लॉयज हैं, इनकी तो सारी तनख्वाहें वो सारे पूरे कर सकते हैं। तो जरूरी है कि इन बेचारों की इस मौके के ऊपर तनख्वाहें कम की जाएं। अब कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर हम नजरसानी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी पहली तनख्वाहें लेट है, गिले शिकवे वो कर रहे हैं। पर एनीवे, ये सियासी जमातों के अंदर जो ज्यादा लोग लॉयल हों उनके साथ फिर यही होता है जो इख्तियार वली के साथ भी हुआ है, और अब ये तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ये खबर आ रही है। और इख्तियार वली साहब ने तो जनाब एक शेर भी लिख दिया ट्वीट पे, उन्होंने लिखा कि हम तो मजबूर वफा हैं मगर ए जाने जहां अपने आशिक से ऐसे भी कोई करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा इश्क है मियां नवाज शरीफ, मेरा इश्क है उनका नजरिया। और मियां नवाज शरीफ के नजरिए ने परवेज खटक साहब को काबीना में शामिल कर लिया, जिनके ऊपर ये पूरा बयानिया बनाते थे। तो इख्तियार वली साहब काफी दुखी हैं इस हवाले से। अच्छा, जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहां पे आईनी बेंच ने पूछा इमरान खान साहब के वकील से, हामिद खान साहब से, कि 9 मई को जो वाकयात हुए थे उनमें अगर कोई शहरी हलाक हुआ है तो उसका कोई डेथ सर्टिफिकेट ही आप जमा करवा दें। अब 26 जो नवंबर को ऑपरेशन हुआ था उसके बाद आपको पता है कि डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा रहे थे और बड़ा मसला था। अब इस चीज का आपको अंदाजा हुआ है कि क्यों ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों हुकूमत अस्पताल का रिकॉर्ड इधर उधर करती है। मुबैना तौर पे जो इल्जामात लगते हैं कि जी हमें ये डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, या कहा जा रहा है कि उसके ऊपर एक्सीडेंट लिख दो या ये लिख दो तो फिर डेड बॉडी दी जाएगी, मुबैना तौर पे इस तरह के बहुत सारे इल्जामात लगे। अब आपको समझ आई है कि ये डॉक्यूमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, समाज में जो वहां पे बातचीत हुई आज, उस हवाले से ये एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। मैं जरा आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं कि जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि आपने अपनी दरखास्त में लिखा है कि 9 मई वाकये में दर्जनों शहरी जांबाक हुए। क्या आपने 9 मई को जांबाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जी डेथ सर्टिफिकेट तो है ही नहीं है कोई। इसी तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि शहरी हलाकतों की कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई हो, कोई एक आधी एफआईआर दर्ज करवाई गई हो, वो दिखा दें। अब आपको पता है कि जिस तरह पहले भी हम बहुत सारे दोस्त से सुनते रहते थे कि वो ये मसलसल कह रहे थे कि 26 नवंबर के बाद आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई, 9 मई में अगर आपके जो लोग हुए उनके हवाले से कोई प्राइवेट शिकायत, कोई एफआईआर आपने क्यों नहीं दर्ज करवाई। और वही चीजें अब आईनी बेंच भी पूछ रहा है कि भाई हमें तो आपने कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, कोई एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो क्या एफआईआर दर्ज करती है, क्या वो डेथ सर्टिफिकेट की कॉपियां देती है, ये भी एक बहस तलब चीज है। इसके साथ साथ जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि 9 मई के जो
वाकयात हैं उनमें शहरियों की जो हलाकतें हुई उनके हवाले से कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही साथ लगा देते। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद जो दस्तावेजात हैं वो जमा करवाने की मोहलत दी है और ये केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दरखास्त के साथ क्या लगाती है, वकला क्या मजीद जो शवाहिद हैं इसके साथ पेश करते हैं, इसलिए कि बुनियादी तौर पर आज उन्होंने आर्ग्यू यही किया कि ये एक बड़ा वाकया था, 9 मई का एक अनफॉर्चुनेट वाकया था, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और यही हमारा मुतालबा है और मोअज़्ज़िज़ अदालत से हम मुतालबा कर रहे हैं। और दरखास्त के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान बैठ के इसकी इंक्वायरी करें और जुडिशल कमीशन के सामने जो भी हकायक आए वो कौम के सामने रखे जाएं। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू देते हुए बात करते हुए वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा है कि हुकूमत ने बैरून मुल्क एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें इंटरपोल के जरिए वापस लाने का फैसला किया है और इसमें गालबन डिटेल में यह भी है कि उनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाएंगे जो लोग भी बैरून मुल्क एहतजाज करते हैं। भाई, अगर कोई बैरून मुल्क एहतजाज करता है, उस मुल्क का कोई कानून तोड़ता है, तो वो उस मुल्क की हुकूमत ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेगी। अगेन ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बार बार हुकूमत इस तरह के बयान देती है, इस तरह की चीजें करती है, इस तरह के इकदाम के हवाले से कहा जाता है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। आपको याद होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब को पाकिस्तान लाने की बातें होती थी, बल्कि जिस वक्त मैं BBC में था मुझे पाकिस्तान के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बंदे ने बताया कि अल्ताफ हुसैन साहब की वजह से बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। उस जमाने में जनरल बाजवा भी वहां पे गए थे और उन्होंने भी मीटिंग्स के अंदर इस मसले को उठाया था। बरतानवी हुकूमत की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत ने मुझे बताया कि जनाब बार बार अल्ताफ हुसैन साहब का मसला उठता है, ये कहते हैं जी अल्ताफ हुसैन साहब को चुप कराएं या हमारे हवाले करें। और मैंने BBC के लिए इस खबर को रिपोर्ट भी किया था और मुझे पता है कि कितना ये लोग कहते रहे, लेकिन मैं उस जमाने में भी कहता था कि जमीन आसमान ये कर लेंगे, अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं लेके आ सकते वहां से, वो इनके हवाले नहीं करेंगे, ये कहते रहे जो मर्जी। अब अगेन ये किसी का पासपोर्ट कैंसिल करें या जो मर्जी करें, इससे एक वो जो तासुर मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, किसी को आवाज उठाने की इजाजत नहीं है, पाकिस्तान के बाहर कोई एहतजाज करता है तो उसके खिलाफ वुज़रा इस किस्म के बयानात देते हैं। ये जो बयानात हैं, इन बयानात के नतीजे में बाहर से शायद कोई आए या ना आए, लेकिन ये सारे बयानात उस बयानिए को जरूर तकवीत देते हैं जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। फिर जो विल्सन डेमोक्रेसी एक्ट जब बनाता है तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें मेंशन होंगी। जब यहाँ जहां कहीं पे भी कोई प्रेजेंटेशन होगी वहां पे भी बताया जाएगा कि देखें जी पाकिस्तान की हुकूमत के वुज़रा तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई एहतजाज करता है, कानून को तोड़ता है, आप जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अगर एक एहतजाज अमेरिका में हुआ या इटली में हुआ या बरतानिया में हुआ, तो अगर वहां पे हुकूमत ना हो, कानून ना हो, आइन ना हो, फिर तो आप इस तरह की बातें करें। वहां पे अगर कोई एहतजाज हुआ है तो वहां पे हुकूमत है, आइन है, कानून है, तो अगर कोई कार्रवाई करनी होगी तो वो हुकूमत कर लेगी। तो आप उस हुकूमत को बता दें। पहले भी जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज हुआ तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जनाब दावे किए गए, बड़े बड़ी बातें की गई कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कुछ भी नहीं होगा। ये नॉर्मल चीज है उन माशरों में, हमारे माशरों के अंदर ये अब नॉर्मल बना दिया गया है, क्योंकि एक ऐसी जमहूरियत हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, मरियम नवाज साहिबा की, आसिफ जरदारी साहब की, आसफा भुट्टो साहिबा की। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब वो भी खातून अव्वल हैं, वो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। जो कोई बाहर से बंदा आता है सबसे पहले उनकी मुलाकात करवाई जाती है। जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने पहले अपने साहिबजादे को वजीर खारजा बना के पूरी दुनिया के अंदर उसको घुमाया फिराया, उसका CV पेश करवाया, उसकी ट्रेनिंग करवाई। पहले अवाम के पैसों के ऊपर बिलावल की ट्रेनिंग होती रही, अब आसफा भुट्टो जरदारी साहबा जो है खातून अव्वल बन के वो भी हर सरकारी महफिल में पहुंची होती हैं जहां पे भी कोई गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ मेहमान आया होता है। और पाकिस्तान के बच्चों की क्या हालत है वो हमारे सामने है। पर एनीवे ये मुल्क इन हुक्मरानों का है, इनके बच्चों का है, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इसका नाम ही रख दें कि हुक्मरानों के बच्चों का, बल्कि शरीफ और जरदारी खानदान के बच्चों का पाकिस्तान, और बेहतरीन हो जाएगा, सारा मसला ही हल हो जाएगा। एनीवे जो मैं अर्ज कर रहा था कि पहले भी कहा गया कि जी बड़े एहतजाज करने वालों के खिलाफ ये होगा वो होगा, पुलिस वहां पे ये कार्रवाई कर रही है, पुलिस वो कार्रवाई कर रही है और लोग डिपोर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, ये जमहूरी माशरों में एक आम सी चीजें हैं। इधर आपने एब नॉर्मल बना दिया, अपने मुल्क में आप जमहूरियत चलने नहीं देते, बाहर जाके आप जमहूरियत के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो है बिला मुकाबला माशाल्लाह सिंध से जीत के आई हैं, बिला मुकाबला।
पूरे सिंध के अंदर कोई किसी माँ ने कोई ऐसा बच्चा या कोई बच्ची पैदा नहीं की जो इनके मुकाबले में वहां पे इलेक्शन लड़ सकती। और जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी इलेक्शन लड़ते थे तो उन्होंने भी अपने मुखालफिन के खिलाफ जो कुछ किया वो भी तारीख का हिस्सा है। मौलाना एक अब्बासी साहब होते थे जमात इस्लामी के, उनको उठा के गायब कर दिया गया, एक डाक बंगले में रखा गया, वो भी कोई कच्चे के इलाके के करीब था। और ये तारीख का हिस्सा आप जाके गूगल करें और इसके ऊपर सर्च करें, और वो कागजात नामजदगी अपनी जमा नहीं करवा सके थे भुट्टो साहब के मुखालफत में। तो ये एक लंबी तारीख है। पर एनीवे अब ये देखते हैं कि जी हुकूमत ये कह रही तो है, तो क्या इकदाम होते हैं, कितने लोगों को लाया जाएगा, वो लाया जाए या ना लाया जाए, इन बयानात को जो है हर जगह पे कोट जरूर किया जाएगा और उससे बयानिया जरूर बनेगा, एंटी हुकूमत बयानिया जो इस वक्त आपको नजर आता है दुनिया भर में। अच्छा जी, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं अखुंज़ादा यूसुफजई साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ईद के बाद भी, ईद से पहले भी हम कोशिश करेंगे कि मजीद एक्टिविटीज की जाए और खान साहब की भी हदायत है, दीगर जो सियासी जमातें उनको भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि खान साहब ने हमें हदायत दी थी कि आपने मंजूर पश्तीन को भी बुलाना है और आपने महारंग बलोच साहिबा को भी बुलाना है, और ये हमने उनको दावत भी दी थी। तो बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर इन दोनों शख्सियात को दावत दी गई। बाकी वो जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो मसाइल हुए हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन जिस तरह पहले भी जिक्र हो रहा था कि मुश्किल हालात में सियासी जमातों के लोग जो बड़े प्रोफेशनली काम करते हैं बाद में उनको रिवॉर्ड कैसा मिलता है, ये जो कॉन्फ्रेंस करवाई गई, और इससे पहले भी ये अखुंज़ादा यूसुफजई साहब हो जाए, शाइस्ता खोसा साहिबा हो जाए, ये दोनों बड़े मुतहरिक नजर आए। और शाइस्ता खोसा ने पहले भी सहाफियों को बुला के जब ये सारी तहरीक शुरू हुई थी उनकी मीटिंग भी करवाई, उनको ब्रीफिंग भी दी, बताया कि हम क्या करना चाह रहे हैं। वो जो एक लिंक मिसिंग था ना मीडिया के बीच में और इन सारी एक्टिविटीज के बीच में, उसको शाइस्ता खोसा साहिबा ने बड़े बेहतरीन तरीके से कवर किया और बताया और इन्फॉर्मेशन दी। साफियों को यही चाहिए होता है कि इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है कि जनाब ये मामला क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, और कहीं से इन्फॉर्मेशन जहां से मिलती है उनकी कोशिश होती है कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए। और उस दौर में भी शाइस्ता का किरदार बड़ा जबरदस्त रहा, ये अखुंज़ादा यूसुफजई साहब का किरदार बड़ा प्रोफेशनल हमें नजर आया। और अगेन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन दोनों शख्सियात ने फिर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया और वहां पे सारी जो अरेंजमेंट होती रही उसको अखुंज़ादा यूसुफजई साहब देखते रहे। फिर मीडिया को जिस तरीके से शाइस्ता खोसा साहिबा ने एंगेज किया, बड़े प्रोफेशनली तमाम लोगों को उन्होंने, ये नहीं है कि जी ये सहाफी हमारे हक में बोलता है तो वो सहाफी हमारे मुखालफत में बोलता है, नहीं, शाइस्ता खोसा साहिबा ने इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से तमाम सहाफियों को एंगेज किया, तमाम सहाफियों को वहां पे बुलाया। आप देखें वहां पे हर नजरिए के लोग मौजूद थे, हर तरह की बात करने वाले सहाफी वहां पे मौजूद थे। इसका क्रेडिट जो है वो शाइस्ता खोसा को जाता है और यही सियासी जमातों को देखने की जरूरत है, इन चीजों से सीखने की जरूरत होती है कि आप सब लोगों को एंगेज करते हैं, सबसे बात करते हैं। ये नहीं होते कि अगर कोई इस पे तनकीद करे या उस पे तनकीद करे तो आप नाराज होकर बैठ जाएं, मुंह बना के बैठ जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होता। और ये चीज बहुत ज्यादा जो आप देख रहे हैं जिसमें इसमें सफर किया वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सफर किया और वहां पे वफाक के कुछ जो पीटीआई के आला ओहदेदार बैठे हुए हैं वो नाराज होकर वहां पे बैठ जाते हैं कि जी वो फलाना सहाफी हम पे तनकीद करता है, फलाना सहाफी हम पे तनकीद करता है। तो इस वजह से उनकी बहुत सारी चीजें कहीं पे पहुंचती नहीं है। अब अली अमीन की हुकूमत ने, मरियम बीबी ने तो ये 60 सफ़े छपवाए हैं ना, अली अमीन की हुकूमत ने वहां पे बहुत सारे मंसूबों पे काम किया है, बहुत सारे मंसूबों पे। अगर इनकी कोई मीडिया स्ट्रेटेजी कोई बेहतर होती, कोई ताल्लुकात थोड़े बेहतर होते, आगे पीछे हर किसी के गले ना पड़ते, हर किसी को गालियां ना देते, हर किसी को बुरा भला ना कहते, तो शायद वो चीजें भी हाईलाइट होती। तो ये चीजें देखने वाली होती हैं। पर एनीवे ये मामला तो सारे चलते रहते हैं। अब तक की ये कुछ खबरें थी इंपॉर्टेंट जो आपसे शेयर की। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि जब वो मेच्योर होती हैं इस एहतजाज के हवाले से और आने वाली तहरीक के हवाले से, तो कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।